नमस्ते टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ई गवर्नेंस सम्मेलन में निवेशकों को सीएम भजनलाल का न्योता। बोले राजस्थान बनेगा तकनीक और डिजिटल विकास का बड़ा केंद्र। सीएम भजनलाल बोले डीबीटी से बड़ी पारदर्शिता खत्म हुई, बिचौलियों की भूमिका। कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर भी साधा निशाना। जनसुनवाई में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ंत के बाद बस में लगी आग, 8 लोगों की हुई मौत, 24 से ज्यादा हुए घायल। राजस्थान में पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपए हुआ सस्ता। ईंधन कीमतों में कटौती से वाहन चालकों ने जताई खुशी। इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों और निवेशकों से खास मुलाकात की है। उन्होंने उनके सुझाव सुने और राजस्थान में निवेश करने का निमंत्रण भी दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार राजस्थान को तकनीक, नवाचार और डिजिटल विकास का बड़ा केंद्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि निवेशकों को बेहतर सुविधाएं, पारदर्शी व्यवस्था और हर जरूरी सहयोग भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने सभी उद्योगपतियों से राजस्थान के विकास में भागीदार बनने की अपील भी की। इस मौके पर बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को और भी ज्यादा आसान, तेज और सुरक्षित बना दिया है। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। इससे लेन देन में पारदर्शिता भी और ज्यादा बढ़ी है और लोगों को बिना नकद के आसानी से भुगतान करने की सुविधा मिल रही है। और आपने देखा होगा, शुरुआत में जब यूपीआई की बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि गरीब व्यक्ति कैसे लेगा यूपीआई। आपने कैसे कर दिया इसको। लेकिन आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर आज फायदा हो रहा है तो मेरे उस गरीब व्यक्ति को हो रहा है। हर दुकान पर, रेहड़ी वाले पर डिजिटल पेमेंट करने का अवसर हम सबको मिलता है। वहीं जयपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर भी अब सीधा निशाना साध दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल और व्यवस्था में कई तरह की दिक्कतें थी। अब तकनीक और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि इससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और भी ज्यादा आसान बनी है। कई लोग इस बात को कहते थे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, वो गांव में तक पहुंचने में सिर्फ 15 पैसे तक पहुंच पाता है। आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी बड़ी क्रांति आई है कि आज हम किसी भी योजना के अंदर जितना पैसा डालते हैं वो पूरा का पूरा पैसा उस गरीब व्यक्ति को पहुंचता है। वहीं जयपुर में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपनी सरकारी आवास पर आम लोगों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से खास मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें सुझाव भी दिए हैं। साथ में आपको बता दें, जनसुनवाई में मिले हर मामले पर संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने साफ तौर पर जनता के सामने रखा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और है। वहीं जयपुर में पचना बांध मुद्दे को लेकर किसान प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में आपको बता दें, मंत्री सुरेश रावत, किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेढम भी वहां मौजूद रहे हैं। बैठक के बाद मंत्री सुरेश रावत ने मीडिया से इस खास बातचीत की। किसानों से जुड़े इस पुराने मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा भी हुई। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि सभी पक्षों से बातचीत कर जल्द समाधान निकालने की कोशिश भी आगे की जाएगी।
समाधान संभव नहीं होता। एक पक्ष अपनी बात रखता है, दूसरी बात अपनी बात रखता है, तो निश्चित रूप से हम एक दो दौर की वार्ता में इस समस्या का समाधान कर लेंगे। मीणा जी बैठक छोड़कर नाराज होकर चले गए। अंदर विवाद की स्थिति थी दोनों पक्षों द्वारा, आपने उन्हें मनाया भी नहीं, रोका भी नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। जब दो पक्षों की आपस में वार्ता होती है तो सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। इसको विवाद नहीं कहते हैं, इसको आपसी संवाद कहते हैं। आपसी संवाद के लिए उनको दोनों पक्षों को हमने यहाँ बुलाया था। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है और निश्चित रूप से हमने दोनों पक्षों की बात सुनी है। काफी चीजों पे दोनों पक्ष सहमत थे। एक आधा मुद्दा था, उस पे उन्होंने कहा, एक पक्ष ने कहा कि 7 दिन बाद मिलेंगे। देखिए, बात बिगड़ी नहीं है, बात हमारी बन रही है। निश्चित रूप से हमारी दूसरी दौर की वार्ता होगी, उसमें सब इसका समाधान होगा। चले गए, फिर ऐसे कैसे चले गए? देखिए, ऐसा नहीं है। जब आए तब भी हम अलग अलग ही आए थे, जब जाते जब भी अलग अलग ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पार्टी बनना, इस तरीके से उठ करके जाना, वो तो समस्या सुलझाने आए थे, वो तो पक्षकार बन के देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। करोड़ीलाल जी मीणा हमारे समाज के, मतलब हमारे करोड़ीलाल जी मीणा हमारी सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री है, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है। उनका पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर अपना एक सम्मान है। हमारे बेडम साहब भी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री है और निश्चित रूप से जैसे मैं भी किसी समाज से आता हूँ, वो भी अपनी समाज से आते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। निश्चित रूप से वो जिस वर्ग के पक्ष से आए वो उसी समाज से है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने समाज की बात तो करे। वहीं जवाहर सिंह बेडम ने, आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है। सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुन भी रही है और सभी पहलुओं पर लगातार विचार भी किया जा रहा है। उन्होंने बातचीत के जरिए बेहतर समाधान निकालने का प्रयास भी किया जाएगा, ऐसा भी कहा। देखिए, पांचना बांध की समस्या को लेकर आज तीनों पक्षों के लोगों को आमंत्रित किया गया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है और निश्चित रूप से सभी पक्ष समाधान की ओर हैं। आप तो मीडिया के साथी हैं, आपको सारी जानकारियां हैं। प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से एक बहुत फ्रूटफुल मसौदा तैयार किया गया है। अब पंच पटेलों से कई बार चर्चा करनी होती है, कोई चर्चा है, आपस में इसका समाधान बहुत नजदीक है और सौहार्दपूर्ण वातावरण बात हुई है, सबका भाईचारा है। नाराज होकर चले गए? नहीं। मंत्री जी नाराज नहीं है सर। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सौहार्दपूर्ण वातावरण। अगली मीटिंग कब रखी? वो अभी प्रशासन के लोग तय करेंगे और जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। वहीं राजस्थान में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। जयपुर में आपको बता दें, इस फैसले के बाद वाहन चालकों ने खुशी भी जताई। लोगों का यह साफ तौर पर कहना रहा कि ईंधन के दाम घटने से रोजमर्रा के खर्च में कुछ तो राहत मिली है और आम लोगों को इसका फायदा सीधे तौर पर भी मिलेगा। जयपुर में इस फैसले के बाद वाहन चालकों ने भी खुशी जताई। लोगों का कहना रहा कि ईंधन के दाम घटने से हमें बहुत बड़ी राहत मिली और आम लोगों को भी इसका फायदा सीधे तौर पर होगा। फर्क तो बहुत है सर। 3 रुपए बहुत सस्ता ही हो गया। 3 रुपए तो बहुत कम होते हैं ना। 3 रुपए अगर बढ़े जाते तो और ज्यादा लेवल पहुंच जाता। हम क्या है सर, यूपी से उठाते हैं अपना डीजल, वहाँ चल रहा है अभी 95। यहाँ तो राजस्थान है तो यहाँ तो 7 रुपए बढ़ती ही मिलता हम लोग। आज सस्ता मिल जाएगा 3 रुपए तो हमारा डीजल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और कुछ बात नहीं। अच्छी बात है, अगर सस्ता हुआ है तो उसके लिए तो मोदी जी को धन्यवाद देंगे। और यह है कि एक गरीब तबके के लोगों के बारे में सोचे कि जो 2 व्हीलर में पेट्रोल डलाते हैं और फिर एक साथ अगर रेटें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अपने जो ये वाहन होते हैं उनके मतलब उनका बजट कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। वहीं राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई है, जिसमें 8 लोगों की बता दें मौत भी हो गई और 24 अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। लोगों में गुम का माहौल है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश से मध्य प्रदेश के इंदौर जा रही बस एक्सप्रेसवे पर अपने आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। बस में सफर कर रहे लोगों के रिश्तेदार हैरान परेशान दिखे। टक्कर लगने से दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई।
वैष्णो देवी शादी दोबारा आए, बस में बैठे इंदौर जा रहे थे, रास्ते में ये ट्रक के साथ बस का एक्सीडेंट हो गया। मेरे बच्ची को चोट लग गई, मैं उठा के लाई, मेरे हस्बैंड नहीं नजर आए, मेरे को दिखे नहीं। हम हरिद्वार से भाई साहब देवास जा रहे थे, वो 2-2:15 बजे घटी, तो हम तो सोए थे। जब वो हल्ला होया तो मैं देखूं तो वो सीट से बाहर पड़ा। मैंने ये क्या होया, तो हल्ला होया कि आग लग गई गाड़ी में, भागो भागो। तो उसमें से बड़ी मुश्किल से निकल कर बाहर गया, और एक साथ था वो भैया का पता नहीं है कि वो कहाँ है। हादसे में अपनी पत्नी को खोने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो उनकी पत्नी की जान बच सकती थी। सर हम लोग 3 बजे करीब था सर, सो रहे थे हम लोग। मेरी वाइफ सर जस्ट हम लोग सर ड्राइवर के मतलब जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठे थे। तो सर एकदम से सर बस पता नहीं उसको बस वाले को क्या हुआ, कंडक्टर को ड्राइवर को नींद लगी क्या हुआ सर, बस उसमें मतलब गाड़ी में भरा गई। अब मैं सर ऐसा सोया था, वाइफ सर इधर साइड में सोई हुई थी, मतलब खिड़की की विंडो साइड में। और सर जब एक्सीडेंट हुआ तो सर मेरी वाइफ सर वो मतलब जो साइड में ट्रक था उसमें जाके मतलब साइड में बस में सर वो नीचे फंस गई। सर हमने उसको निकालने की कोशिश करी, बहुत निकाला सर, नहीं निकल पाई। फिर मैं घूम के गया, फिर निकाला सर, इतने में सर गाड़ी में आग लग गई और सर हमारे सामने से जिंदा जल गई सर। सर फायर ब्रिगेड सर आधे पौन घंटे लगे सर उसको आने में। यदि सर आग नहीं लगती सर मेरी वाइफ जिंदा होती है, तो उसको ज्यादा मतलब वो फंस गई थी, उसको निकाल लेते ना सर, जैसे भी घायल तो थी हो, पर सर मरती नहीं सर, हमको छोड़ के नहीं जाती सर। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड के ऋषिकेश से मध्य प्रदेश के इंदौर जा रही बस एक्सप्रेसवे पर अपने आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। घायलों को दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। देखो हमारे पास में 10 मरीज तो घायल आए हैं, जिनको हमने भर्ती कर लिया, इलाज चल रहा है और ये सभी सेटल्ड है। अभी इनको कोई खतरा नहीं, खतरे से बाहर ही है। और लगभग 7-8 के करीब, वहाँ 8 के करीब डेड बॉडीज है जो हमारे पास आई है, वो मोर्चरी में रखी है, उनका भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान शुरू किया। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं राजस्थान के बाड़मेर से अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों की गाड़ी पंजाब के भटिंडा के नजदीक, आपको बता दें, डब्बावाली भटिंडा हाईवे पर खड़े एक ट्रक से जा टकराई है। हादसा इतना गंभीर था कि इसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत अति गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल शख्स को इलाज के लिए एम्स में भर्ती भी करा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, थाना संगत के SHO जगदीप सिंह ने हादसे की पुष्टि की है और ये साफ तौर पर बताया कि दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुई है। पुलिस मौके पर भी पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी थी और पूरे मामले की जांच प्रशासन कर रहा है। वहीं अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद उसके परिवार ने मामले की CBI जांच की अब ये बड़ी मांग कर दी है। परिवार का यह साफ तौर पर कहना रहा कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सबके सामने लाई जाए। साथ ही उन्होंने आपको बता दें, जगन के छोटे भाई पप्पू गुर्जर को तुरंत धौलपुर जेल भेजने की भी मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। भाई के लिए आए, हमारा बड़ा भाई था जगन गुर्जर, उस जेल में खत्म हो गया है। उसका छोटा भाई पप्पू उसी जेल में, उसके लिए बहुत खतरा है, तो उसका काउंटर होने सकता है। तो उसको हम धौलपुर की जेल में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी धौलपुर की जेल में आवे। अगर वहाँ रहता है तो उसका खतरा हो सकता है, ऐसे हमारा जगन भाई का खतरा हुआ है, ऐसा ही उनका हो सकता है। घटाई हुई है, जाने क्या हुआ है, CBI याद चाहिए हमको, उनकी पूरी भी जांच चाहिए कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। उसके कैमरे बंद हो गए, उसकी लाइट फायर स्कूटी कोई भी नहीं था। ऐसे कैसे मारे 2 घंटा 3 घंटा के अंदर में खत्म हो गया। मतलब CBI जांच चाहिए कि कैसे हुआ है, किसने किया है। वहीं जगन गुर्जर के बेटे की भी सामने प्रतिक्रिया आई। उनका साफ कहना है कि उनके पिता की मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की CBI जांच की भी मांग करते हुए ये भी कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक परिवार शव नहीं लेगा। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जेल प्रशासन की लापरवाही की भी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने अपने चाचा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
दूसरे दिन राजीनामा हो गया, 7 दिन थाने में रखा उनको 151 में। उसके बाद जिन्होंने एक देसी कट्टा रख के उसको जेल भेज दिया पापा जी को। यहाँ धौलपुर जेल में तो अंदर ही नहीं लिया उनको, बाहर से तुरंत यहाँ रवाना कर दिया हाई कोर्ट। उसके 3 महीने बाद ये हत्या हो गई। कैमरा बंद बताए जा रहे हैं, इसमें पूरी जेल की लापरवाही है। मेरी सरकार से ये मांग है, मुझे संतुष्ट करे और जो CBI जांच हो मेरे पापा जी की, मेरे चाचा जी से बात कराइए और चाचा जी का मेरा ट्रांसफर हो, उनका बयान लिया जाए। उसके उनके बयान के आधार पर ही मैं केस कार्रवाई करूंगा। अभी कहाँ पर बैठे हैं आप और क्या कर रहे हैं? मैं अभी JLN अस्पताल में बैठा हूँ, मोर्चरी के सामने। अच्छा, प्रशासन से भी बात हुई है, क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन ने अभी प्रस्ताव रखा है, उनके सामने देखिए क्या जवाब देते हैं। क्या लगता है हत्या का कुछ कारण, क्या कोई आपकी रंजिश थी या? रंजिश तो कुछ नहीं दिया, वो ये तो मीडिया वाले आपसे पता पड़ रहा है, प्रशासन से पता पड़ रहा है। ये तो चाचा जी बयान देंगे, उससे पता पड़ेगा मेरी। अब आप क्या चाहते हो, प्रमुख मांगे क्या है? मेरी तो मांगे यही है, चाचा जी का ट्रांसफर होना चाहिए अजमेर जेल से धौलपुर, और मेरे लिए पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए परिवार के लिए। CBI जांच हो, चाचा जी के बयान हो। अच्छा, जेल प्रशासन की किस तरीके की लापरवाही मानते हैं, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल है, CCTV भी बंद थे। जेल प्रशासन मानते हैं क्योंकि CCTV भी बंद थे, और उसके अलावा भी इसमें तो पूरा साजिश का फट जाता है ना पूरा। वहीं दौसा में मंत्री जवाहर सिंह वेडम ने अजमेर सेंट्रल जेल में जगन गुर्जर हत्याकांड पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। देखिए, मेरे को जो सूचना मिली कि इस तरह की कोई घटना अजमेर की जेल में हुई है, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी सेल में थे, प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद सारी चीज़ों का बिंदुवार खुलासा किया जाएगा, और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। कलेक्टर एसपी से बात हुई? निश्चित रूप से मैंने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आने के बाद मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अखिलेश यादव के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। साथ ही ये भी कहा कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है। अखिलेश जी जो हमारे नेता हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और ऐसी शक्ति दें जिससे प्रदेश और देश के वो तमाम लोग जो करोड़ों हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं और समाज के हर तबके के लोगों की सेवा कर सकें, प्रभु उनको एक ऐसी शक्ति दें। वहीं पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सरकारी अस्पतालों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिससे विभाग के कंट्रोल रूम से अस्पतालों को सीधी निगरानी रखी जा सके। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि लापरवाही या गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी और निरीक्षण भी लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, उन्हें एक हर मरीज का इलाज जल्दी हो और बेहतर से बेहतर हो, और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसी लेवल पर हो जाए इलाज, और अगर जरूरत पड़े तब पटना आएगा। जी हाँ, हमारे जितने सरकारी संस्थान है स्वास्थ्य, उन पे हम CCTV कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। तो मैं निरीक्षण पर भी जाऊंगा, मैं अपनी टीम भी भेजूंगा, लेकिन अब तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से ही कंट्रोल रूम से ही मैं सब देख लूँ, और सब अगर किसी कोई अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, वो समस्या तो है। जब से ये स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूँ, कई समस्या सुनने को मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें
और मरीजों का इलाज ठीक से ठीक अच्छा, हो रहा अब अभी और दवाई को लेकर निशांत जी जो दवाई स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाते हैं वो दवाई नहीं मिल पाता है। जी, हमने टोटल 504 दवा देने का प्रोग्राम बनाया जिसमें 350 दे रहे हैं, बाकी पे अपना काम चल रहा है अभी। तो दवा भी एक समस्या है, तो हमारी कोशिश रही कि जो हम दवा दें उसका कंपोजिशन ठीक रहे। उसके लिए हमने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि निरंतर रैंडम कहीं से भी आप दवा उठाएं, किसी भी दुकान से या फिर हमारे अस्पताल से, और जो हम दवा दे रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो। और अक्सर हमने अपने अधिकारी को ये भी कहा है कि अगर कोई दवा कम हो जाती है किसी, आप टाइम टू टाइम जाइएगा निरीक्षण करने। जी हाँ, तो अगर दवा कम होती है तो वो मुझे बताएं। अगर आपके तरफ से कुछ बात है कि नहीं कि हाँ दवा नहीं है तो समझ में आती है, और अगर नहीं है तो आप हमको स्वास्थ्य विभाग को बताएं कि हाँ दवा नहीं है। वहीं जालौन में बिजली चेकिंग के दौरान विवाद का मामला भी सामने आया। उरई के आपको बता दें, चुरखी बाईपास स्थित कुशवाहा कॉलोनी की महिलाओं ने विजिलेंस टीम पर अभद्र व्यवहार का बड़ा आरोप लगा दिया है। शिकायत लेकर महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और डीएम राजेश कुमार पांडे से कार्रवाई की उन्होंने मांग भी कर दी है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। सर समस्या यही है कि हम लोगों का काम चल रहा है, बिजली काफी लोगों के कनेक्शन हो चुके हैं, काफी लोगों के नहीं हो पाए हैं। नहीं, ऑनलाइन सबके हो चुके हैं, दो बार करवा चुके हैं। लेकिन हम बिजली विभाग जब गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो आप अभी देरी आपत्ति आई थी उसकी वजह से काम रुका है, कि काम आगे चल रहा है तो इसलिए से आपको काम लेट हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा। और ये लोग हमारे घर में पता नहीं पुलिस वाले गए थे, एक लेडीज थी, 2 पुलिस वाले थे, और उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप लोग बिल दिखाइए। तो हमने कहा बिल है नहीं हमारे पास, जो है सो कागज है हमारे पास सारे। बोले कि सब जमा करवाओ वहाँ पे। हमने कहा ठीक है कल जमा करवा देंगे, नहीं कह रहे नहीं करवाओगे तो मुकदमा कर देंगे आप। और घर के अंदर जबरदस्ती ही घुसे हैं हम लोग, सिर्फ लेडीज थे, कोई भी नहीं था वहाँ पे। जबरदस्ती घर में घुसे और उन्होंने सारी चीजें देखी है कि आप लोग क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते सर कि न्याय होना चाहिए कि हमारे पास तो है, मीटर लग रहा है, थोड़ी टाइम तो लगेगा ही, कनेक्शन हो रहा है, खम्मा लगने में टाइम है। अब जय साहब ने बोला कि हो जाएगा कुछ दिन में काम। हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं वहाँ पे, अब जितनी देर में काम हो जाए। कुछ लोगों को मीटर लग गए, कुछ रह गए। वहीं लखीमपुर खीरी के विश्व प्रसिद्ध दुधवा टाइगर रिजर्व और किशनपुर वन्यजीव विहार का इस साल का पर्यटन सत्र अब समाप्त हो गया है। इस बार मानसून में देरी के कारण पार्क को 30 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रखा गया था। पूरे सीजन में बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचे और बाघों समेत कई दुर्लभ वन्यजीवों की शानदार झलक देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें, इस बार दुधवा ने पर्यटकों की संख्या और कमाई दोनों में नया रिकॉर्ड बना लिया है। अब नया पर्यटन सत्र 1 नवंबर 2026 से शुरू होगा। तब तक पार्क मानसून के दौरान पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वहीं अमरोहा नगर के मोहल्ला मोहम्मदी आपको बता दें, सराय में चोरी के शक में एक युवक को पकड़कर लोगों ने बंधक बना लिया और उसकी पिटाई कर दी। बताया भी जा रहा है कि युवक कथित तौर पर एक घर में चोरी की नियत से घुसा हुआ था, तभी घर वालों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद उसे कपड़े से बांध दिया गया और मारपीट की गई। घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अब वायरल कर दिया है, जिसके बाद मामला और चर्चा में आ गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है फिरोजाबाद से। बता दें, फिरोजाबाद जिले में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी संचारी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने आपको बता दें 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाली संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और मरीज मिलने पर मुफ्त इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी बताया कि हर घर का सर्वे भी किया जाएगा और बुखार या अन्य लक्षण मिलने पर तुरंत जांच की व्यवस्था भी होगी। 11 जुलाई से दस्तक अभियान भी शुरू होने वाला है, जिसमें निगरानी और तेज की जाएगी। आप सभी कर्मचारी, अधिकारी और हमारे क्षेत्र के जो भी जनता और क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, अभी तो ये आगे बढ़ेगी। और ये बारिश जो ये इंडिकेट करती है कि आज के दिन से शुरुआत हो जाती है। इसमें हमारा संचारी रोग जैसे डेंगू है, दुनिया भर की डेंगू है और भी बीमारियां हैं और डायरिया भी होती है। इसी में आगे ये भी प्रोग्राम चलाया जा रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून ने आखिरकार जोरदार एंट्री कर ली है और आज सुबह से ही कई जिलों में तेज बारिश का
सिलसिला देखने को मिला। बता दें प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, ललितपुर समेत 25 से ज्यादा शहरों में बारिश हुई, जबकि कानपुर, आगरा और मथुरा में बादल छाए रहे। बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर जल भराव से परेशानी भी बढ़ गई है। बिजनौर में बता दें सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया है, तो ललितपुर में रेलवे स्टेशन और थाने तक पानी घुस गया। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट अब जारी कर दिया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बन रहे मुंसिफ टीवी के साथ। नमस्कार।